Hey everyone, welcome to the video. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिट 4 का। इस लेक्चर में हम यूनिट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट 5 में बेसिकली हम लोग को एसोसिएशन रूल माइनिंग से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं और सेम कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करने वाले इस वीडियो में और हम जनरल टिप दिखाने भी वाले कि आप किसको रेफर कर सकते हो ऊपर। अब जस्ट पीडीएफ खोलोगे, नोट्स खोलोगे तो जस्ट उसके ऊपर भी हमारे डायग्राम्स और आपको समझना है चीज़ों को डीप में तो आप ऊपर को रेफर कर सकते हो। ऊपर वाला जस्ट हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहेंगे और नीचे हमारे अंडरस्टैंडिंग रहेंगे जिसको हम वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिदम, ARMA एल्गोरिदम। ये क्या है? बेसिकली एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। तो ये तो हमारा रिग्रेशन भी करता था बट इन लार्ज डेटा सेट। अब यहाँ से हम जो भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 में ना, वो लार्ज डेटा सेट के लिए रहेगा। यानी कि उसमें हम जो डेटा सेट की जो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था वो स्मॉल डेटा सेट पे भी काम कर चल सकता था उसमें, पर अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लार्ज डेटा सेट के लिए रहेगा। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लार्ज डेटा सेट के लिए अगर हम पैटर्न को फाइंड आउट करें या रिलेशनशिप को फाइंड आउट करें, वो सब चीजें रहती है। सो व्हाट आइटम्स आर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, इस टाइप की चीजें जो साथ में हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। यस, सो ये एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अब इस एल्गोरिथम एसोसिएशन बेस्ड एल्गोरिथम क्या होता है, तो उसका फर्स्ट उसको एप्लीकेशन क्या होता है मेनली उसका, मतलब एल्गोरिथम तो हम स्टडी करें तो एल्गोरिथम फर्स्ट एल्गोरिथम है ए प्रायोरी एल्गोरिथम। इसको यूज करने के तरीके, मतलब इसको बेसिकली फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है इस पूरे एल्गोरिदम की, या एक पूरे ट्रेंड की फ्रीक्वेंसी क्या है जनरली लार्ज डेटा सेट में। हम पैटर्न्स को फाइंड करने में और रिलेशनशिप को फाइंड करने में इन लार्ज डेटा सेट यूज करते हैं। तो ए प्रायोरी एल्गोरिदम समझते हैं, एल्गोरिदम आइडेंटिफाइज द फ्रीक्वेंट आइटम सेट फ्रीक्वेंट आइटम सेट मतलब ग्रुप ऑफ आइटम दैट ऑफन अपीयर टुगेदर जनरली एसोसिएटेड रूल्स। ये होता है इसका मतलब, समझे नहीं, समझाता हूँ। जैसे अगर कंपनीज क्या करती है, अगर कोई इंसान ब्रेड ऑर्डर कर रहा है तो बटर भी रिकमेंड कर देगी। तो दिस ये जो ट्रेंड है कि फ्रीक्वेंसी सेट के साथ बेचती है। यानी कि आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो आपको पता है कि मैक्सिमम लोग जो ब्रेड ऑर्डर करते हैं वो बटर भी उसके साथ ऑर्डर करते हैं। तो हमने ब्रेड बटर को कंबाइन रखा है कि एज कि अगर किसी ने ब्रेड ऑर्डर किया तो बटर भी उसको ऑफन बॉट टुगेदर। ये हमारे पास डेटा सेट में हमने डिस्कवर किया, पास्ट ट्रांजेक्शन से या डिस्कवरी से हमने ये एनालाइज किया कि अगर कोई डाइपर्स कर रहा है तो बॉडी बेबी वाइप्स भी वो खरीदता है फ्रीक्वेंट परचेज इन द सेम कार्ट। ये हमने जो डेटा था उससे हमें पता चला ये चीज, तो हम उसको यूज करेंगे। तो ये एल्गोरिदम जो ये सब चीज पता कर सके हम लोग को कि कौन से आइटम्स के बाद कौन सा आइटम्स परचेज हुआ जा रहा है, ये हमारा एप्रियोरी एल्गोरिदम काम करता है इसी टाइप में। हाउ इट वर्क्स, तो काउंट द कॉम्बिनेशंस एंड ट्रांजेक्शंस। ये पहले काउंट करता है कॉम्बिनेशंस क्या है, जैसे ब्रेड के साथ बटर, ये कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत कॉमन है कि किसको पहले काउंट किया। सेकंड, कीप दोस दैट मीट द मिनिमम थ्रेशोल्ड, कि अगर अब हमें पता है इसलिए मान लो कॉम्बिनेशन लोग बहुत ले रहे हैं, जैसे लोग वाटर काफी इंक्लूड कर रहे हैं मान लो ये, तो हम उसका पहले थ्रेशोल्ड समझेंगे कि हाँ क्या वो 10 से ज्यादा है, क्या 10 से ज्यादा लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब मान लो 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं या 1 लाख लोग हैं, तो हमने लिमिट सेट की है 1000 के, क्योंकि 1000 लोग ऐसे हैं जो ब्रेड बटर साथ में ले रहे हैं। यानी कि ये हमारा अब वो एप्रियोरी एल्गोरिथम है, ये हम लोग को साथ में रिकमेंड करना पड़ेगा। हमने कॉम्बिनेशन डिस्कवर कर लिया कि जो लोग साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कि हमें अब मिनिमम थ्रेशोल्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए। और थर्ड स्टेप है कि जनरेट रूल्स, लाइक रूल्स जनरेट करो कि अगर किसी ने कोई ब्रेड लिया तो ऑटोमेटिकली उसको बटर रिकमेंड हो जाना चाहिए विद कॉन्फिडेंस स्कोर, कि मान लो 70% कॉन्फिडेंस है कि इन केस ये जरूरी नहीं है ना कि उसको बटर ही चाहिए, वो मान लो ब्रेड लिया और उसको मिल्क चाहिए, तो जरूरी नहीं आप उसको मिल्क नहीं आके अब बटर आ रहा है तो बटर के साथ मिल्क भी आना चाहिए और भी कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए, तो क्या उसको ढूंढ सकता है वो। तो जरूरी नहीं आप 100% बोलोगे तो सिर्फ बटर ही आएगा, आपका 70% आपको बटर भी आ सकता है और भी चीजें रिकमेंड कर सकती है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस स्कोर भी देना जरूरी है कि किस कॉन्फिडेंस, आपको एक थ्रेशोल्ड डालो ना कि 70% कॉन्फिडेंस स्कोर के साथ आपको ब्रेड देन बटर कर लेना है। तो इससे क्या है, एक लार्ज डेटा सेट जो हमारे पास था एसोसिएशन बेस्ड में, लार्ज डेटा सेट को हमने यूज किया, एनालाइज किया, पास्ट ट्रांजेक्शंस को, डिस्कवरी को एनालाइज किया और उसके हिसाब से ए प्रायोरी एल्गोरिथम को लगाया इसमें, और ताकि उसमें हम लोग को बेसिकली हेल्प हो सके। रियल लाइफ एग्जांपल अमेज़न यूज करता है इसका रिकमेंडेशन सिस्टम में, लाइक कस्टमर हु बॉट दिस आल्सो बॉट दैट। ये सारी चीजें ये अमेज़न करता है। तो ये क्या यूज करता है, ये प्रायोरी एल्गोरिथम यूज करता है।
नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, ईएम एल्गोरिथम। ये क्या होता है? ईएम एल्गोरिथम इज यूज्ड in unsupervised learning where data has no label to group the data into clusters by maximizing likelihood of the observed data. For example समझते हैं, एक जू कीपर है हमारे पास, एक जू कीपर है, मान लो आप ही एक जू कीपर हो, ठीक है? तो आप एनिमल्स को ग्रुप करते हो, यू कैन ग्रुप एनिमल्स लाइक, किसके बेसिस में करते हो? हाइट, वेट और डाइट के बेसिस में उसको ग्रुप करते हो। और यू डोंट नो द स्पीसीज, आपको स्पीसीज का कोई आइडिया नहीं, बस आपको पता है कि इसकी हाइट इतनी है, वेट इतनी है और डाइट उसका ये खाना है, उसको आपने ग्रुप कर दिया, आपको स्पीसीज का कोई आइडिया नहीं। दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम, ईएम एल्गोरिथम, हेल्प्स टू एस्टिमेट द क्लस्टर स्पीसीज ग्रुप एंड एडजस्टिंग द ग्रुप आइटरेटिवली टू बेटर फिट द डेटा। इस टाइप के डेटा में जिसमें कि आपके पास डेटा का कोई आइडिया नहीं, डेटा के लेबल नहीं है, मतलब अनसुपरवाइज डेटा है, और उसको आपको ग्रुप करना है, क्लस्टर्स के फॉर्म में ग्रुप करना है, उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम काम आता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल है सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स, सेम चीज बेस्ड ऑन स्पेंडिंग हैबिट्स। कि मान लो कोई कस्टमर से बहुत सारे यूजर्स है, इंस्टाग्राम की एग्जांपल लेता हूं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे यूजर्स है, वो एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा देखते हैं, तो उन यूजर का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, उसमें हैशटैग एजुकेशनल वीडियो ज्यादा दिखाया जाएगा उनके फीड में। ये एल्गोरिथम यूज होता है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम में। अब हम जिस तरह से कंटेंट देखते हैं, जो हमारी हैबिट्स है, वही हमें प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये क्या है, एक इसने ग्रुप बना दिया, एक क्लस्टर बना दिया कि एजुकेशन चीजें देखने वाले इंस्टाग्राम के यूजर्स का ये प्लेटफॉर्म है, तो वो उनको चीजें रिकमेंड होने लगेगी। दिस बैकएंड में कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है? एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज होता है। नेक्स्ट इज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इज क्लस्टरिंग इज अबाउट डिवाइडिंग डेटा इनटू ग्रुप्स विद सिमिलर थिंग्स और ग्रुप टुगेदर। सेम चीज है क्लस्टरिंग का। अब क्लस्टरिंग करने के तरीके होते हैं एवरेज लिंकेज। Average linkage is a method to measure the distance between two clusters by taking the average distance between all points in one cluster and all points of other cluster। मतलब ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक क्लस्टर है, ये हमारे पास दूसरा क्लस्टर है, क्लस्टर नंबर 1, क्लस्टर नंबर 2। अब मान लो इसके पास इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस देखें, इन दोनों का डिस्टेंस देखें और इन दोनों का डिस्टेंस देखें, इन तीनों का डिस्टेंस अगर हम देखें, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स, इन तीनों का सम का एवरेज अगर हम निकाले, एवरेज डिस्टेंस देखें इन तीनों का, क्लस्टर्स के डेटा पॉइंट्स का, तो ये जो, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज लिंकेज। एग्जाम्पल क्या है? इमेजिन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। तो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स इन बोथ को एक क्लस्टर में डाल दो, जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स आया वो एक क्लस्टर में रहेंगे, और जो लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स है उनको दूसरे क्लस्टर में डाल दो। और एवरेज लिंकेज हेल्प्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज क्लस्टर्स बाय डिसाइडिंग कि दे शुड मर्ज और नॉट। ये बता सकते हैं हम लोग एवरेज लिंकेज से कि अब वो दोनों को मर्ज कर सकते हैं उन दोनों को या नहीं कर सकते, या बेसिकली उनको क्लस्टर में डिवाइड करने का काम आता है हमारा। डिस्टेंस कितना है दोनों में, कि मान लो एक एक बच्चे हैं जिनको दोनों स्कोर मिला के सब में एक एवरेज, एक बच्चे का 80 स्कोर कर रहा है और एक बच्चे का एवरेज 50 कर रहा है, और वो दोनों अलग अलग क्लस्टर में, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 80 माइनस 50। तो इस टाइप में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एक एवरेज लिंकेज का, कि हाँ कितना डिस्टेंस है उन दोनों क्लस्टर्स के बीच में, डेटा पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट इज वॉट्स एल्गोरिथम। वॉट्स एल्गोरिथम फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द इंक्रीज इन टोटल वेरिएंस। जो अलग अलग डेटा में वेरिएंस हो रहे हैं ना, बहुत वेरिएशंस हो रहे हैं, उसको मिनिमाइज करने के, उसको मतलब मिनिमाइज करने में जो रेगुलर वेरिएशंस हो रहे हैं उसको, व्हेन मर्जिंग क्लस्टर्स, मतलब जो क्लस्टर मर्ज करते हैं तो जो वेरिएशन आती है उसको मिनिमाइज करने में वॉट्स एल्गोरिथम काम आता है। ठीक है, इट एम्स टू क्रिएट कॉम्पैक्ट एंड स्फेरिकल क्लस्टर। की क्लस्टर देखो, अगर सब कुछ परफेक्ट रहा ना तो क्लस्टर स्फेरिकल बनता है इस टाइप में, कि सारे के सारे डेटा पॉइंट्स इसके आसपास ही रहेंगे, इस टाइप में रहेंगे। पर अगर डेटा पॉइंट इधर उधर घूम रहे हैं तो क्लस्टर्स इरेगुलर बनता है। तो वॉट्स एल्गोरिथम में क्या है, जो टोटल वेरिएंस जो इनहेंस हो रही है, क्या हो रहा है बेसिकली, इसका डायग्राम बना सकते हो, ये देख लो अगर वॉट्स एल्गोरिथम आया तो। सबसे पहले बनाना एक क्लस्टर ऐसा, एक क्लस्टर ऐसा, यहाँ पर एक क्लस्टर ए है, यहाँ पर एक क्लस्टर बी है, ठीक है, और अब इन दोनों को कर दो सम, या दोनों को कर दो मर्ज, तो एक क्लस्टर बन जाएगा सी, ये इस टाइप में। सी क्या है? सी है इन दोनों का मर्जिंग, ठीक है। और अगर इसमें हम वॉट्स एल्गोरिथम लगाते हैं, वॉट्स एल्गोरिथम लगाते हैं, तो ये कुछ इस टाइप में बन जाएगा, सर्कुलर एकदम। ये वॉट्स एल्गोरिथम से बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। ये वॉट्स एल्गोरिथम काम होता है कि ये जो इंक्रीज इन टोटल वेरिएंस, जो वेरिएंस इंक्रीज होता है, जो वेरिएशन इंक्रीज होता है व्हेन क्लस्टर्स आर मर्ज्ड,
मर्ज होने के बाद जो वेरिएंस इंक्रीज हुआ है, तो व्हाट्स एल्गोरिदम क्या करता है, इसको वेरिएंस को जो इंक्रीज हुआ है उसको कंपैक्ट करता है, उसको स्फेरिकल क्लस्टर बनाता है। दिस इज द मेन रोल ऑफ व्हाट्स एल्गोरिदम। ठीक है, इसको डायग्राम को देख सकते हो, व्हाट्स एल्गोरिदम में आपको काम आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको समझते हैं व्हाट्स एल्गोरिदम में क्या है। एग्जाम्पल इसका, इफ यू आर यूजिंग कैटेगराइज्ड सॉन्ग बाय जेनरी, मतलब अगर आप सॉन्ग्स को कैटेगराइज करते हो बेस्ड ऑन टेम्पो और मूड पे, तो व्हाट्स एल्गोरिदम आपको क्या है, ग्रुप्स प्रोवाइड कर देता है जिसके सिमिलर टेम्पो और मूड है। उसको बेसिकली डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स है आपके पास, तो उसको जैसे सॉन्ग्स स्पॉटिफाई एल्गोरिदम यूज करता है मेनली, कि अगर बेस्ड ऑन जो टेम्पो और मूड है, सैड सॉन्ग का अलग ही प्लेलिस्ट बना दिया, और जो एक्साइटिंग सॉन्ग होते हैं, जो एनर्जेटिक सॉन्ग होते हैं, उनका अलग प्लेलिस्ट बना दिया। तो उसमें व्हाट्स एल्गोरिदम यूज होता है, जिसमें कि टोटल वेरिएंस को कम करते हैं। अगर मर्जिंग हो रही है, मान लो डिफरेंट सॉन्ग्स एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं, तो इनका टेम्पो जिसमें सब बहुत ज्यादा, उनका एक क्लस्टर बना दिया, अलग क्लस्टर जिसका मूड अलग अलग है। तो इस टाइप में चीजें व्हाट्स एल्गोरिदम में काम करती है। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग स्पैनिंग ट्री क्लस्टरिंग। तो स्पैनिंग ट्री क्लस्टरिंग समझ में ही आ रहा है कि ये ट्री बेसिस में क्लस्टरिंग हो रही है, क्लस्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्री। ठीक है, तो दिस मेथड रिप्रेजेंट्स द डेटा पॉइंट्स एज अ ट्री, connecting them with a shortest possible distance, like connecting the cities with the least road length, इस टाइप में। तो इमेजिन मैपिंग डिलीवरी राउट्स जो होते हैं बिटवीन वेयर हाउसेस, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्लस्टरिंग ग्रुप्स वेयर हाउस दैट आर जियोग्राफिकली क्लोज। मतलब बेसिकली यही चीज बोल रही है कि हमें इस टाइप में काम करना है। ये स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम इस टाइप में काम करती है। मान लो ये क्लस्टर है, और एक क्लस्टर के अंदर हमारे डेटा पॉइंट्स है ये। अब इन डेटा पॉइंट्स के डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री, या इसको हम ट्री फॉर्मेट में डेटा पॉइंट्स को जब लिखते हैं तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूज कर सकते हैं अपने डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए। एग्जाम्पल भी हमने समझा दिए, एग्जाम्पल राउट्स को मिनिमाइज कैसे करते हैं जोग्राफिकल एरिया में। और नियरेस्ट हम वैसे पढ़े ना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो बहुत कॉमन है, हमने पढ़ा भी है। फिर नियरेस्ट के एन एन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था, इन दिस मेथड द पॉइंट बिलोंग्स टू द क्लस्टर बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोट ऑफ इट्स क्लोजेस्ट नेबर। Like suppose you want to classify a new student based on the performance level, or if you took the 5 student closest to the grade, अगर हमने 5 स्टूडेंट का डेटा लिया और 3 स्टूडेंट्स उसमें जो है वो हाई परफॉर्मेंस है, 5 का डेटा लिया, 3 हाई परफॉर्मेंस है, यानी कि मान लो हमने हमारा एक न्यू स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लेवल कैलकुलेट करना है, एक नया बच्चा आया, उसका उसका हमें परफॉर्मेंस लेवल कैलकुलेट करना है, और हमने 5 स्टूडेंट का एवरेज लिया अपने क्लास का। अब 5 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट थे जिनके 100 आए हुए हैं। ठीक है, चौथा 4 5 का नहीं पता, लेकिन पांचों में से 3 ऐसे हैं जिनके 100 आए हुए हैं। तो ये तो कंफर्म है कि यार जो जो न्यू स्टूडेंट जिसका हमें कैलकुलेट करना है, उसका जो एवरेज आएगा, उसका जो परफॉर्मेंस आएगा वो नियरली हाई आएगा। ठीक है, जो द न्यू स्टूडेंट इज क्लासिफाइड, उनमें से ही एक या तो 100 आएगा या तो उससे थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हाई आएगा। तो ये है के नियरेस्ट नेबर्स का क्लस्टरिंग, जिसमें कि हम क्लस्टर्स में जो मेजोरिटी वोट होता है उसके बेसिस में डिसाइड करते हैं कि जो जिस चीज का जिस पॉइंट का हम निकाल रहे हैं वो क्या होने वाला है, बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट। कि मेजोरिटी का वोट क्या है, तो नियरेस्ट नेबर का वोट क्या है, मेजोरिटी नियरेस्ट नेबर का वोट क्या है, उससे इस बेसिस हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज बर्च एल्गोरिथम। Birch algorithm क्या होता है? Balanced iterative reducing and clustering using hierarchies. It Birch algorithm is designed for large data set. Creates a compact and tree-like summary of the data before clustering. जैसे अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती है Birch algorithm to analyze billions of user interaction and identify groups like sports fans, अगर कुछ मूवी फैंस होते हैं, बेस्ड ऑन देयर लाइक्स एंड कमेंट्स, बहुत लोगों ने कुछ लाइक्स किए कुछ कमेंट्स किए, उसके बेसिस में वो अलग स्पोर्ट्स फैन के अलग एक ग्रुप बना देती है, अलग क्लस्टर बना देती है, मूवी फैंस के अलग क्लस्टर बना देती है। इस टाइप में क्लस्टरिंग मेथड है जिसमें कि वो ट्री लाइक समरी बेसिस में कि अगर ये यूज करता है तो उसको अलग बना, तो ये लार्ज डेटा सेट में काम करता है, और इंस्टाग्राम भी इस एल्गोरिथम को यूज करता है। और इसी टाइप में सिमिलर एल्गोरिथम हमने व्हाट्स एल्गोरिथम समझा था, नहीं किसमें समझा था, हमने समझा था अभी सिमिलर एल्गोरिथम अभी समझा था ना हमने। यस, priori एल्गोरिथम उसी के बेसिस में, priori एल्गोरिथम भी के टाइप में ही बर्च एल्गोरिथम काम करते हैं, लार्ज डेटा सेट पे काम करते हैं इसीलिए। क्योर एल्गोरिथम, क्योर एल्गोरिथम is good for data set with outliners. Instead of using a single representative of a cluster, it uses multiple points to better define the cluster shape. If you are clustering homes based on size and price, ठीक है, same luxury mansion may distort the analysis. तो क्योर कैन uses multiple homes to represent the cluster, handling the extreme values better. कि इसमें बेसिकली ये है क्योर का, कि अगर हम लोग ये बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं कि
अगर किसी घर का साइज छोटा है मान लो, तो उसका प्राइस भी कम होगा, ठीक है। पर अगर एक लग्जरी घर है, उसका साइज छोटा है, तो उसका प्राइस कम होगा नहीं, उसका प्राइस तो ज्यादा होगा। तो ये क्या हुआ, एक एक्सट्रीम केस हो गया, ये एक्सेप्शनल केस हो गया। तो क्योर करता है कि मल्टीपल होम्स टू रिप्रेजेंट द क्लस्टर। ये ऐसे ऐसे एक्सट्रीम केसेस और ढूंढता है, और कितने एक्सट्रीम केसेस है, और इसको भी यूज करता है, मतलब बेसिकली एक्सट्रीम केस को बेटर हैंडल करता है क्योर अपना, ठीक है। ये इसका मेन काम है। सो क्योर इज क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीम केसेस को भी, और इसको हैंडल करने के लिए, इसको एक्सट्रीम केसेस को और हैंडल करने के लिए हम क्योर यूज करते हैं। डीबी स्कैन क्या होता है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग नॉइज। तो डीबी स्कैन ग्रुप्स डेटा बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ द पॉइंट्स, मतलब इट ग्रेड्स ऑफ फाइंडिंग क्लस्टर्स वेरिंग शेप्स एंड हैंडल नॉइजेस आउटलाइनर्स, कि आउटलाइनर्स को हैंडल करता है, इसमें भी आउटलाइनर्स को हैंडल करता है, विद आउटलाइनर्स बोला था मैंने, ठीक है। आउटलाइनर्स मतलब जैसे एक्सेप्शन, जैसे लग्जरी हाउस एक एक्सेप्शन है, तो इसमें भी डेंसिटी पॉइंट्स ऑल्सो हैंडल्स आउटलाइनर्स, ये भी एक्सेप्शन हैंडल करता है। लाइक इमेजिन ग्रुपिंग अ स्टार्स इन द नाइट बेस्ड ऑन देयर प्रॉक्सिमिटी, यानी कि उसके ब्राइटनेस पे स्टार्स को ग्रुप करना है आपको। तो डीवी स्कैन आइडेंटिफाई द डेंस ग्रुप ऑफ स्टार्स क्लस्टर्स, उसको एक क्लस्टर में डालेगा, एंड लेबल द आइसोलेट वन एज नॉइज, और बाकी को वो अलग क्लस्टर्स में डाल देगा। तो एक क्लस्टरिंग बेसिस में काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं ना, डिटेक्टिंग कम्युनिटीज इन सोशल नेटवर्क, ये फिर क्योंकि ग्रुपिंग ज्योग्राफिकल लोकेशंस फॉर शिपिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये सब डीबी स्कैन के यूजेज है। इसके डायग्राम भी आप देख सकते हो डीबी स्कैन का, डीबी स्कैन क्लस्टरिंग की डायग्राम। जैसे क्या था कि ये हमारे फर्स्ट कंडीशन थी, जिसमें सब कुछ मर्ज था, एक अंदर में था। तो डीवी स्कैन ने क्या किया, ग्रीन वाले को अपना अलग क्लस्टर बना दिया, और रेड वाले को अलग क्लस्टर बना दिया। तो क्लस्टर को डिवाइड कर दिया बेसिकली इसने, बेस्ड ऑन उसके डेंसिटीज पे, इसकी डेंसिटी में डिफरेंस होगा, डेंसिटी के डिफरेंस में इसने क्लस्टराइज अलग अलग कर दिया। और भी डायग्राम्स है इसमें, देखो के मींस क्लस्टरिंग का क्या है, अनलेबल डेटा को इसने लेबल कर दिया, अलग अलग कम्युनिटी बनाई, एक्स 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 अलग अलग एक्स वाई जेड कर दी, एक्स क्या सेंट्रॉइड है अपना, तो ये के मीन्स करके अलग अलग कम्युनिटी बना के एन एन इसको बोलते हैं, के नियरेस्ट नेबर, के मीन्स वही चीज। फिर एनोमली और आउटलाइनर डिटेक्शन मेथड्स, कि अब आप समझ तो गए कि हाँ यार एनोमली को ऐसी चीजें होती है जो डेटा से, जो एकदम जनरल ट्रेंड जा रहा है, जनरलाइज डेटा से एकदम हटके कोई अगर कोई डेटा आता है, उसको बोलते हैं एनोमलीज या आउटलाइनर। उसको हैंडल कर, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, पहले डिटेक्शन मेथड देखते हैं। तो कुछ मेथड्स होते हैं, पहले स्टैटिस्टिकल मेथड, we use statistical formula to detect the outliers based on how far they are from the mean, यानी कि जनरल ट्रेंड से कितना दूर में है वो जो डेटा है। तो कुछ कुछ एल्गोरिथम्स इसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है, जो हम पिछले लेक्चर में देखा था। कुछ एल्गोरिथम्स होती है जो आउटलाइनर्स को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, जीरो। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा एल वन टेक्निक, रेगुलराइजेशन में एल वन टेक्निक बिल्कुल इग्नोर कर देती है। अब हमें डिटेक्ट तो करना पड़ेगा ना कि डिटेक्शन कैसा होता है। तो स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, वो देख लेती है कि कितना दूर है मीन से। इन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग लाइट बल्ब्स, तो आउटलाइनर में भी अ बल्ब लास्ट 10,000 आवर्स, तो मोस्ट लास्ट 1000 आवर कितने हो सकते हैं, यानी कि बेसिकली जनरल ट्रेंड से अलग चीज कैसे हो सकती है, आप खुद से एग्जांपल लिख सकते हो उसका। डिस्टेंस बेस्ड मेथड, डिस्टेंस बेस्ड मेथड है कि मेजर हाउ पॉइंट्स फ्रॉम द नेबर इट्स टू फार और इट्स एन आउटलाइनर और नॉट। कि मान लो जैसे हमने जनरल बोला है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इस पे काम करता है डिस्टेंस बेस्ड मेथड पे, आउटलाइनर एनोमलीज डिटेक्ट करने के लिए। कि यूजुअली ट्रांजैक्शन अगर हाई आता है, 50,000 जाता है, और बाकी सब लोगों के 500 डॉलर ही जा रहे हैं, पर एक यूजर अचानक से सेम टाइप में, सेम क्लस्टर का यूजर 50,000 ड्रॉ कर लिया या क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया, तो देयर इज अ चांस ऑफ अ फ्रॉड। तो कुछ चांस है फ्रॉड का, तो ये पेमेंट को ही डिले, यानी कि वो कर देता है, ब्लॉक कर देता है, एनोमलीज डिटेक्शन सिस्टम काम कर जाते हैं। तो ये सब चीजें बैकएंड में रहती है हमारी, कि अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड में अगर एकदम से 50,000 कट गए, मतलब पेमेंट का रिक्वेस्ट आया क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास, और हम जब देख रहे हैं कि उस क्लस्टर में सबके सब एवरेजली बिलो 500 यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड में, और एकदम से 50,000 हो गया, तो एकदम से एक्सट्रीम पॉइंट आने पे डिस्टेंस बेस्ड मेथड यूज होती है। उसमें क्या है, वो डिटेक्ट कर लेती है कि वो फ्रॉड है या फ्रैगड या फैक्ट, ठीक है। तो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इस पे काम करता है। फिर डेंसिटी बेस्ड मेथड काम करती है, जब भी कोई आउटलाइनर्स पॉइंट्स आता है तो वो लो डेंसिटी का है या हाई डेंसिटी का, वो हम देख लेते हैं फ्रॉम नॉर्मल कस्टर्स डेटा। लाइक जैसे वेदर का फोरकास्ट हो गया, वेदर क्या हो गया कि वेदर डेटा सेट है हमारे पास। सो इफ मोस्ट टेम्परेचर्स आर बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, एंड अ -50 डिग्री सेल्सियस रीडिंग वुड बी
एनोमली है, कुछ गलती हो सकती है, मे बी सिस्टम की गलती हो, एकदम से -50 डिग्री सेल्सियस ही आ गया और बाकी सब टेम्परेचर अपने 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, अब एकदम से टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो मे बी सेंसर का कुछ प्रॉब्लम होगा। दिस इज कॉल्ड डेंसिटी बेस्ड मेथड देखने का। फिर मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड भी होता है कि ट्रेनिंग अ मॉडल टू प्रिडिक्ट द नॉर्मल बिहेवियर, और अगर कुछ अलग होता है, एनीथिंग आउटसाइड दैट प्रिडिक्शन इज कॉल्ड एनोमली। ये मशीन लर्निंग को हम ट्रेन कर देते हैं कि हाँ, अगर नॉर्मल बिहेवियर में चीजें चल रही है तो बढ़िया है, कुछ भी अलग है इधर उधर आगे एक्सट्रीम पॉइंट में, तो उसको एनोमली मान के आगे बढ़ो। जैसे एआई मॉनिटरिंग वेबसाइट जो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, तो अगर ट्रैफिक को मॉनिटर करता है तो यूजुअल ट्रैफिक अगर आ रहा है तो ठीक है, पर अगर कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल ट्रैफिक आ रहा है तो यानी कि देयर इज समथिंग सस और सस्पिशियस कुछ है यहाँ पर। अब ये जो एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट हमने समझे, क्या क्या पढ़ लिया, ए priori पढ़ लिया, ईएम एल्गोरिथम, एवरेज लिंकेज, वॉट्स एल्गोरिथम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, केएनएन पढ़ लिया, वर्च एल्गोरिथम पढ़ लिया, क्यूआर एल्गोरिथम पढ़ लिया, डीबी स्कैन पढ़ लिया, और उससे एग्जांपल समझ लिया हमने। जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस, पीपल हु बाय चिप्स आल्सो बाय सोडा, मे भी इस टाइप में चीज अगर हम एनालाइज कर सके तो ए प्रायोरी एल्गोरिथम का एग्जांपल होगा। ये रियल लाइफ एग्जांपल समझा दिया मैंने। आउटलाइनर डिटेक्शन भी कर लिया, फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग सिस्टम्स। देखो इन सब चीजों में ये सब पूछता है कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल या रियल लाइफ चीजें, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, तो इन सब चीजों में आप देख सकते हैं। चलो, यहाँ तक तो हमने पूरी चीजें कवर कर ली है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने पूरा सिलेबस इसमें कवर कर लिया है। मेरा मोटिव था सिलेबस को टच करना, हर चीज को कवर करना। अब हम थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं कि डायग्राम्स भी हमने डिस्कस कर लिए, केएनएन के डायग्राम्स देख लिए हमने। एनोमली डिटेक्शन में देख सकते हो आप, कॉस्ट सेविंग होता है, इनहेंस डेटा क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, लो डेटा टाइम टाइम डाउन टाइम को कम करता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का। ये सब फायदे होते हैं एनोमली डिटेक्शन सिस्टम के। और भी चीजें हमें रिवीजन कर ले तो ए प्रायोरी एल्गोरिथम देख लिया हमने, एसोसिएशन बेस्ड माइनिंग, ए प्रायोरी एल्गोरिथम स्टेप्स क्या है, ये सब स्टेप्स हमने पिक्चर में देख लिया था। अब ये जैसे कॉन्फिडेंस लेवल 70% ब्रेड एंड बटर एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट सब चीज़ों पे होता है। एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम क्या होता है इसमें। एप्लीकेशंस भी, ये इसके एप्लीकेशन भी देख चुके हैं हम। एवरेज लिंकेज देखा है, स्टेप्स देख लो, ये भी डन किया। मिनिमम स्पेनिंग ट्री देख ली हमने, केनन देख लिया, बर्च एल्गोरिथम देख लिया, क्या और देख लिया, डीबी स्कैन देख ली, एनोमली डिटेक्शन देख लिया, आउटलाइनर देख लिया, कंक्लूजन डन। ये सब चीज़ थी हमारे पूरे में, हमने पूरे कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, आपको पूरी चीज़ें भी दिखा दी, कुछ छोड़ा भी नहीं सिलेबस में, ऑलमोस्ट पूरी चीज़ें टच भी कर दी, सारे के सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए। तो यहाँ पर हमारी सीरीज को हम एंड करते हैं मशीन लर्निंग की। कुछ भी कंफ्यूजन है यू कैन कमेंट, वीडियो अच्छी लगी आपको तो। मैंने जितने समय हमारे पास था उस समय बेस्ट यूटिलाइजेशन करके सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके दिए। अभी आप खुद सोचो, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो 6 महीने का कोर्स है, और मेरे को 6 लेक्चर में कंप्लीट करने हैं, उसमें 6 लेक्चर्स में भी मैं आधे घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं बना सकता। तो उस टास्क में मेरे को जितने टॉपिक्स कवर करने थे और जितने अच्छे समझा सकते थे मैंने समझा दिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट कमेंट करो कि हाँ वो पसंद आया, और विल सी यू नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम कर सकते हैं। और भी तो कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है किसी चीज़ के बारे में, तो वी कैन फॉलो दैट ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर टाइम, हैव अ नाइस डे।